Recording in progress. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज श्रीकांत सिंह और मैं हूँ एक बायोलॉजी टीचर्स। टुडे आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या बोल सकते हैं बायोलॉजी का सबसे बेसिक चैप्टर है। सिंपल। सो चैप्टर का नाम है सब लोग नोट करेंगे। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सेल्स जो है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक आपका मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा हाउस होता है वो किससे बना हुआ है? वो ब्रिक से बना है। काफी अ ग्रुप ऑफ ब्रिक्स फॉर्म वॉल। अ ग्रुप ऑफ ब्रिक्स फॉर्म वॉल। अ ग्रुप ऑफ फॉर्म वॉल एंड ग्रुप ऑफ वॉल फॉर्म रूम एंड ग्रुप ऑफ रूम कॉल हाउस। उसी तरह से उसी तरह से हमारा जो सेल है, अ ग्रुप ऑफ, जैसे कि ये रहा हमारा सेल्स, ठीक है, जैसा कि ये हमारा a group of cells, a group of cells form tissue, a group of tissue form organ, a group of organ form organ systems। ये आप लोगों को पता है। a group of organ organ system, और finally a group of organ systems is called organism। organism। ये था हमारा एक हायरार्की पैटर्न, कि किस तरह से सेल से आप एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है का डेवलपमेंट हो। नाउ एनसीईआरटी में जनरली क्या कि डेफिनेशन से कहता है हमारा सेल इज द सेल इज द सेल इज द स्ट्रक्चरल सेल इज द स्ट्रक्चरल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल्स का हो, क्योंकि लाइफ आपके दोनों में प्रेजेंट है। ये रहा सिंपल सा डेफिनेशन।
अब हम हिस्ट्री बैकग्राउंड जानेंगे इसके थोड़े। हिस्ट्री, हिस्ट्री। सबसे पहले आए रॉबर्ट हुक। इन विच ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1665। साइंटिस्ट नाम था, जिनका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या स्टूडेंट्स, इन्होंने एक ओक ट्री लिया। ओक ट्री का उन्होंने एक बार्क लिया। बार्क मीन्स छाल, पेड़ की छाल की बात किया जा रहा है। और जब उन्होंने उस छाल को अंडर द माइक्रोस्कोप जब उन्होंने उस बार्क को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये पाया एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। यानी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर करने के मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं, इस तरह से एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकदम स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं जो ये बताना चाह रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर का विजुलाइजेशन हो रहा था अंडर द माइक्रोस्कोप इस तरह से विजुलाइजेशन हो रहा था। तो रॉबर्ट हुक ने इसे कहा सर। बट ये जनरली क्या था हमारा, इन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल्स। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी पेड़ की अगर छाल, जो एक मैच्योर पेड़ की अगर छाल लेंगे आप या पाक लेंगे, तो जाहिर सा बात है उसमें तो लिविंग सेल्स मिलना इम्पॉसिबल है, वो एक डेड सेल ही होता है। वो एक डेड सेल है। सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर द डेड सेल्स, डिस्कवर द डिस्कवर द डेड सेल्स, डिस्कवर द डेड सेल्स। इसके बाद आए साइंटिस्ट जिनका नाम था 1674 में एंटोन न्यूटन वॉन वॉन लियो वन हुक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में वर्क कर रहे थे, कुछ ना कुछ वो सब खोज ही रहे थे। इन्होंने पॉन्ड का वाटर सैंपल लिया और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने देखा कि समथिंग इज मूविंग, कुछ मूव कर रहा था। तो इन्होंने, he was the first scientist who discovered the living cells, who discovered the living cell, who discovered the life cells। ठीक है, इसके बाद आए साइंटिस्ट 1831 में। 1831 में ये तो सेल, डेड सेल्स डिस्कवर हो चुका, लिविंग सेल्स डिस्कवर हो गया। बट उसके बाद फिर आपका जो साइंटिस्ट आया 1831 में, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन साइंटिस्ट had discovered the nucleus of the cells। इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो एसआईटी के आपके बुक में दिया हुआ है, इसका नाम है सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सेल थ्योरी मतलब क्या। एक्चुअली इस थ्योरी में दो साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, जिक्र है, जिनका नाम है मैथ्यू मैथ्यू सेलेडन। मैथ्यू सेलेडन ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट है। जर्मन बॉटनिस्ट है। ये उस वक्त ये बात है 1838 की बात है। ईयर इन 1838 he was working in the plants प्लांट किंगडम। ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ जितने भी स्पीसीज ऑफ के प्लांट थे, सभी प्लांट की ये पार्ट ऑफ द प्लांट के सैंपल को कलेक्ट करते थे और ऑब्जर्व करते थे अंडर द माइक्रोस्कोप, ये पता करने के लिए आखिर ये प्लांट भी किस चीज का बना। ये तो पता चल गया कि डेड सेल्स है, रोबोट ने बताया। लिविंग सेल्स को डिस्कवर करने वाला था एंटोन वॉल्यूम में। उसके बाद भी रिसर्च जारी था। There is lot of scientists working on that time. But now सेल थ्योरी में दो मुख्य साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैथ्यू सोल्डेंस जो जर्मन बॉटनिस्ट है, इन 1838 में ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट स्पीसीज को उन्होंने कलेक्ट किया और उसके बाद उसके पार्ट को सेक्शन कटिंग करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसी वक्त ये बात है 1838 में, इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल के बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ओके। उसी वक्त एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था थियोडर स्वानन। थियोडर थियोडर स्वानन 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 ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अगर जूलॉजिस्ट है तो ये 1839 में इन्होंने जब प्लांट में वर्क कर लिया, तब उसके बाद इन्होंने देखा जब प्लांट से जो वर्क हो चुका है कि प्लांट्स जो है वो सेल से बना हुआ है, तो फिर थियोडर सोलन भी कैसे चुप बैठ सकते हैं। इन्होंने भी फिर डिफरेंट जितने वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, आपको पता है कि हमारे अर्थ में देर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स। सो दैट्स व्हाई on that time Theodor Sonnen also taking the different type of variety of animals sample and observing under the microscope and find out that इन्होंने उस वक्त जो है दोनों ने थियोडर स्वानर ने एक कंक्लूजन निकाला था सेल थ्योरी में कि सेल्स इज द मेड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। सेल्स जो है इज द मेड ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल किससे बना हुआ है। ये क्वेश्चन अभी तक बाकी था, क्वेश्चन मार्क था। इसके बाद लेटर 1838-39 के बाद इन्होंने तो थ्योरी दे दिया। इसके बाद लेटर 1835 में 1855 में one more scientist has came, name is Rudolf Virchow।
उनो वर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम है ओमनिस 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 स्टूडेंट्स, ओमनिस सेलुले ए सेलुले ओमनी ए सेलुले। एंड सेलुले, इन्होंने ये स्टेटमेंट तो दिया, बट इसका मतलब क्या होता है? सेल्स अराइज फ्रॉम मीन्स मीन्स सेल cell arise from cell arise from pre-existing cells. Cells arise from pre-existing cells. क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है वो अराइज cells is the arise from the pre-existing cells. Cells are arise from pre-existing, मतलब सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से ये सेल्स आपका अराइज हुआ है। सो दैट्स व्हाई इसे बोलते हैं हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। नाउ नाउ स्टूडेंट्स, ये तो था कुछ हिस्ट्री, हमने पढ़ा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। हम देखेंगे कि ये हमारा है सेल, पर्टिकुलर ये है हमारा सेल। ये था सेल का डेफिनेशन हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है हमारा। अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स क्या है हमारा इन द वर्ल्ड? स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल्स, smallest cells, smallest cell in the world is and the smallest cells in the world, smallest cells in the world, mycoplasma, mycoplasma। क्या साइज है इनका? 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रो मीन्स स्टूडेंट्स 10 टू पावर -6। ये तो बहुत स्मॉलेस्ट सेल्स इन द वर्ल्ड। इसका अगर एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन है, एग्जांपल है आपका पीपीएलओ। पी पी एल ओ, इट्स फ्रॉम पी स्टैंड फॉर प्लूरो निमोनिया। पी साइलेंट होता है आपका, न्यूमोनिया, निमोनिया लाइक, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
इट्स अ पेपियोलो। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट सेल्स की बात हो गई इन द वर्ल्ड में, बट लार्जेस्ट सेल्स क्या है हमारा, वो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, इट्स अ यूनिसेलुलर सेल्स, एग, यूनिसेलुलर cells, unicellular cells. In the human body, smallest cells क्या है हमारा स्टूडेंट्स, वो है sperm. In human body, in human body, in human body, in human body, smallest cells is sperm. In human body, largest cells is ovum, ovum, longest cells in the world, longest cell in the world, in the world, neuron cells, neuron cell. ये था कुछ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल्स लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। कभी कभी ये इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जिसके कारण आप ये थोड़ा हेल्पफुल होता है करेक्ट मैचिंग का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स का शेप। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेल्स शेप। जनरली शेप जो है टोटली डिपेंड करता है आपका फंक्शन पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेल्स शेप इज डिपेंडेंट। जैसे कि आपका न्यूरल सेल्स, न्यूरॉन, स्टूडेंट्स, न्यूरल सेल्स हमारा शेप है, ब्रांचेस, branches and branches RBC cells, RBC cells, RBC cells है आपका बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव। In the NCERT book, there is a shape is given, name biconcave shape. अगर आप ट्रैकियल शेप की बात करेंगे, ट्रैकिया सेल्स, इनका शेप है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। मेसोफिल सेल्स की बात करेंगे तो ये है आपका मेसोफिल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होता है आपके लिफ में। लिफ को जब सेक्शन कटिंग करेंगे तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे में आपका मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और मेसोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, जिसमें आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है इनसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जहां पर आपका लाइट रिएक्शंस
होता है, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स is round and spherical shape, round and spherical shape, round and spherical shape। यहाँ तक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं सेल्स के स्ट्रक्चर पर। नॉर्मल जो जनरल स्ट्रक्चर है हमारा सेल्स का, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ये है हमारा, इट्स अ, सपोज दैट इट्स अ सेल्स, ठीक है। विदाउट डायग्राम बायोलॉजी इज इनकम्प्लीट फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि डायग्राम के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लेबलिंग में आते हैं। अगर आप डायग्राम को स्टडी करके जाते हैं, स्टडी इन द सेंस मतलब कि प्रैक्टिस द डायग्राम इन योर नोटबुक बिफोर द अटेंडिंग द एग्जामिनेशंस, बिकॉज कौन सा पार्ट का क्या लेबलिंग है वो नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सेल है, ठीक। सेल जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल, ये सेल है, ठीक है। सेल जो है, सेल का अपना एक मेम्ब्रेन होता है, ये हुआ सेल्स के अंदर में है का न्यूक्लियस, ठीक। ये है स्टूडेंट्स आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल पे एक मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये है हमारा न्यूक्लियस। किसने खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, राइट। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ये, इसका भी एक मेम्ब्रेन है, इट्स अ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू कैन राइट हियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर ये मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं एक सेमी फ्लूइड बना रहा हूँ बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका नेमिंग है आपका, इट्स नेम इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और अगर यही सेमी फ्लूइड अगर inside the nucleus, inside the nucleus, then it is called, then it is called nucleoplasm, it's called nucleoplasm। Sure, it's a spherical shape, cell, cell membrane, and nucleus have membrane. It's also called nuclear membrane. And between the cell membrane and nuclear membrane, there is a semi-fluid is
liquid is present, that is called cytoplasm. And all the chemical reactions is occurring in the cytoplasm only. And nucleus, inside the nucleus, there is also a semi-fluid fluid is present, that is called nucleoplasm. That is called nucleoplasm. And combining the cytoplasm and nucleoplasm is called protoplasm. Protoplasm combining ये तो भाई एक जनरल स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। अब सेल्स के अंदर में क्या कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है उनके बारे में जानेंगे। पहले नाम समझ ले, क्या क्या ऑर्गेनेली प्रेजेंट है इनसाइड द सेल्स। सेल ऑर्गेनेली, सेल में तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, टीएमसी, सिंगल और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे कि इसमें आ जाएंगे आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद फिर आपके आया न्यूक्लियस, इनका एक ट्रिक भी है मेरे पास, वो चीज याद रखिएगा तो ये वेरी यूजफुल। इट्स अ मशीन। हिंदी में हम लोग लिखते हैं म, उच्चारण जो कर रहे हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं म सिन, हिंदी में हम लिखेंगे म सिन, इट्स अ सिन। लेकिन इसी को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट में इसको कन्वर्ट करेंगे म यानी एम सी। प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग अल्फाबेट क्या होना चाहिए, सी। न यानी एन, एमसीएन। M stand for mitochondria, C stand for chloroplast, N stand for nucleus. So that's why मशीन जो है ये ट्रिक है। आप तीन जो हमारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस उनको रिमेम्बर रखने में। नेक्स्ट आपका सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आ जाएंगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ये एक हो गया और एक हो गया गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस में आ जाएगा आपका वैक्यूम, लाइसोसोम, लाइसोसोम
centriole, vacuum centrioles. ये कुछ ऑर्गेनेली है और chromosome is not a organelle. So vacuoles and centrioles is the, ये हुआ हमारा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के सेल और कौन प्रेजेंट है इनसाइड में। अब इनमें से नेक्स्ट पे जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि हर ऑर्गेनेल को क्या क्या और उनका क्या क्या रोल है और क्या क्या फंक्शन है। सो वो है हमारा, जैसा कि हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, इट्स कॉल्ड किचन ऑफ द सेल्स, इट्स कॉल्ड किचन ऑफ द सेल्स, इट्स कॉल्ड kitchen, it's called kitchen of the cells. Mitochondria, it's called powerhouse of the cells. Powerhouse of the cells in the form of ATP. In the form of ATP. लाइसोसोम को बोलते हैं हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल्स, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स, suicide bag of the cells. Ribosome, protein factory of the cells. 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 Well, students, आज यही तक इंफॉर्मेशन, होप सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को लेकर के, माइटोकॉन्ड्रिया का क्यों हम लोग बोलते हैं किचन ऑफ द सेल्स, एंड व्हाई वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स, एंड हाउ द energy is producing by mitochondria to the cells, and how the kitchen of the cells is calling, what is producing, how the, through which process chloroplast going to be make a synthesis the food, and lysosome, why it is calling the societal bag of cells, and ribosome finally why it is calling the protein factory of cells, and how it is going to be synthesize the protein in the cells. We will check out in the next lecture. Thank you so much, friends. Yeah, bye bye.